हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शोजन शानहेंग के पास आता है सेटलमेंट्स के पेपर लेकर, क्योंकि वो कोर्ट के बाहर ही सेटल करना चाहता था। लेकिन शानहेंग इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। जिस शोजन का लॉयर उससे कहता है कि आपको एक बार अपने क्लाइंट से तो बात कर लेनी चाहिए, आप बिना उनसे बात किए कैसे खुद ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन शानहेंग इसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि आपकी कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और जो सेटलमेंट्स के आप पेपर लेकर आए हैं उसके हिसाब से तो हमारे क्लाइंट को तो सिर्फ 1% ही मिलेगा। इससे हमारे क्लाइंट को कोई खास फ़ायदा में दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को उन तक नहीं पहुंचाऊंगा। शोजन का लॉयर जाने से पहले याया को बोलकर जाता है कि इसके बाद हम फिर मिलेंगे। ये बात शानहेंग को पसंद नहीं आती, वो जेलस फील करने लग जाता है, लेकिन वो इस तरह से शो नहीं करता। उनके जाने के बाद याया शानहेंग से पूछती है कि आपको एक बार हमारी क्लाइंट बाई शिंगमेंग से बात तो कर लेनी चाहिए थी। लेकिन शानहेंग उसे बोल देता है कि शिंगमेंग को पहले से ही पता था कि शोजन आने वाला है, उसने कॉल करके मुझे बता दिया था कोर्ट के बाहर कोई भी सेटलमेंट नहीं करना चाहती, वो भी इतने कम पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब शानहेंग को इतनी जेलसी भी हो रही थी, तो इसलिए वो यायो से कह देता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पर्सनल रिलेशनशिप को इन सब के बीच में नहीं लेकर आओगे। मैं देख रहा था कि शोजन का लॉयर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और तुम्हें भी वो सब अच्छा लग रहा था। जिस पर यायो कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, हम लोग सेम ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं और वो मेरे सीनियर थे, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आप फिक्र मत करिए, मैं कोई भी अपना पर्सनल रिलेशनशिप इन सब के बीच में नहीं लेकर आऊँगी। जिसे सुनकर शानहेंग को थोड़ी तसल्ली मिलती है। नेक्स्ट सीन में यायो जैसे ही घर पहुंचती है तभी चैंगजी उसका वेट कर रही थी। दरअसल उसने अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था और इसीलिए वो अपने डॉग को यायो को ही थमा कर चली जाती है कि जब तक मैं बाहर हूँ तो तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। अब यायो भी उसे मना नहीं कर पाती, आफ्टर वो उसकी सिस्टर थी, लेकिन उसे डर कि सिर्फ एक ही इंसान का था, वो भी सिर्फ शानहेंग का। शानहेंग जैसे ही घर आता है तब उसके बैग में डॉग का लॉकेट था, इस वजह से उसको पूछती है यायो कि क्या आपको डॉग्स पसंद है। लेकिन शानहेंग से साफ साफ मना कर देता है कि मुझे डॉग्स बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट उसे डॉग की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन यायो कुछ ना कुछ बहाना बना देती है। वही शानहेंग उसे किचन भी वो दे देता है डॉग वाला, क्योंकि उसे इतना समझ में आ गया था कि यायो को डॉग्स पसंद है। लेकिन जब शानहेंग काम कर रहा होता है तभी अचानक से उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आने लग जाती है, लेकिन यायो ये कह देती है कि मैं ही डॉग की तरह भौंकने की एक्टिंग कर रही हूँ। लेकिन शानहेंग को बार बार ये आवाज़ आ रही थी, इस वजह से उसे कुछ सस्पिशियस लगता है और वो चेक करने के लिए जैसे ही यायो का डोर नॉक करता है तभी वो डॉग इतना छोटा सा ही तो था ही, वो शानहेंग के पैरों में ही आ जाता है, जिसकी वजह से शानहेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे डॉग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। शानहेंग डॉग को देखते ही बोलता है कि हमारे घर में ये डॉग क्या कर रहा है, जिस पर यायो उसे बताती है कि ये उसकी सिस्टर का है और क्योंकि वो काम से बाहर गई है इस वजह से वो थंडर क्रैकर यानी डॉग को मेरे पास कुछ दिनों के लिए रख कर गई है। अब शानहेंग तो मानने वाला था नहीं, तो यायो उसके सामने रिवील कर देती है कि मुझे मालूम है कि आपको इंसोमेनिया है और मैं ही आपके इंसोमेनिया को क्योर कर सकती हूँ, तो अगर आप दोनों ही ये डील कर लें कि आप इसको यहाँ पे रहने दो, बदले में मैं आपको सोने में हेल्प करूँगी। लेकिन शानहेंग साफ साफ मना कर देता है, लेकिन क्योंकि उसका दिल इतना ज़्यादा सख्त तो था नहीं, तो वह थंडर क्रैकर को रखने के लिए मान जाता है, सिर्फ एक शर्त पर कि वो बाहर लिविंग एरिया में नहीं आएगा। ये देखकर मैसेज यायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसके लिए खाना बनाती है और गाना गाती है ताकि शानहेंग को सोने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यायो काम पर जाती है तब शानहेंग का उसे मैसेज आता है कि बाई जिंग तुमसे मिलना चाहती है। उसके बाद बाई शिंगमेंग जब वहाँ पर आती है उसे मिलने के लिए, तब वो उसे इमोशनली बोलने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड यानी कि शोजन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा है ताकि वो मुझसे बात कर सके, लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे बात करने से मुझे मालूम है कि वो मुझे मारने की कोशिश भी कर सकता है। क्या आप मेरे बिहाफ पर उसे समझा सकती है, कॉल कर सकती है। तो यायो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि शानहेंग ने उसे साफ कहा था कि उसे अपने क्लाइंट के साथ पर्सनल नहीं होना है। लेकिन बाई शिंगमेंग उसको इतना ज़्यादा फोर्स करती है, उसे इतना ज़्यादा इमोशनल कर देती है कि अगर आप मेरे लिए बात नहीं करेंगी तो वो मुझे ज़रूर धमकी देगा दोबारा से। वो कुछ लोगों को भी भेजा था उसने मुझे धमकी देने के लिए, जिस पर यायो ये सुनकर मान जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे उसका नंबर दे देती है और जब शोजन उस नंबर पर कॉल करता है तो वो बताता है
कि बाइशिंग ने कहा है कि मैं इस नंबर पे फ़ोन करके आपसे बात कर सकता हूँ, मैं बस एक बार बाइशिंग से बात करना चाहता हूँ। लेकिन याओ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि बाइशिंग से बात नहीं करना चाहती और उसे कहती है कि अगर आपने आगे उसको धमकी देने की कोशिश करी कि लोगों को भेजा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन शूजन तो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि ज़रूर बाइशिंग को छुपा रही थी। बात ना होने पर वो तुरंत ही जुनहंग लॉ फर्म पहुंच जाता है यायो के पास क्योंकि बस वो एक बार बाइशिंग से बात करना चाहता था। लेकिन यायो उसे मना कर देती है क्योंकि बाइशिंग से बात नहीं करना चाहती थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो शूजन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि एक बार मैं अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर सकता, आखिर ये कहाँ का लो है। अब इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर यायो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो उसे कहती है कि अगर आपने दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। ये सब सुनकर शूजन भी चुप हो जाता है। ये सीन यही कट होकर हमें शूजन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस और पूरी प्रेस मीडिया पहुँच चुकी थी क्योंकि वहाँ पर किसी ने सुसाइड कर लिया था और ये सुसाइड किसी और ने नहीं बल्कि शूजन ने किया था। ये न्यूज़ नेक्स्ट डे यो के पास भी पहुँच जाती है जब वो अपना मोबाइल देखती है। सभी लोग सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट वहाँ पर आज लोग जो खड़े हुए थे वो बाइशिंग के भी बारे में बात कर रहे थे कि वो जितनी जीती दिखती है उतनी है नहीं। इनफैक्ट शूजन ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने बताया था कि उसे डिप्रेशन का शिकार हो रखा है वो, और वो कितना ज़्यादा प्रेशर में जी रहा था। बस वो एक बार अपनी वाइफ से बात करना चाहता था लेकिन उसे वो भी नसीब नहीं हो सका। रिंग उसे कॉल करती है लेकिन वो इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। जब वो ऑफिस पहुंचती है तब सभी लोग उसी को ही देख रहे थे क्योंकि सभी ने ही शूजन की डेथ का नोट सुन लिया था। सबको ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक बार बात कर लेता बाइशिंग से तो शायद वो सुसाइड नहीं करता। टिंगिंग याओ को दिखाती है जो बाइशिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी जिसमें उसने सारा इल्ज़ाम जुनहंग लॉ फर्म पे डाल दिया था कि वही लोग शूजन की डेथ के ज़िम्मेदार हैं क्योंकि शूजन मुझसे बात करना चाहता था। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वो बताती हैं कि जुनहंग लॉ फर्म ने उसे कुछ भी इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, तो शूजन की डेथ से मेरा कोई भी नाता नहीं है। अब ये बात सुनकर याओ कहती है कि ये सब झूठ है। बाइशिंग ने मुझे खुद कहा था कि वो शूजन से बात नहीं करना चाहती और अब वो सारे इल्ज़ाम जुनहंग लॉ फर्म पे कैसे डाल सकती है, ये तो गलत है, यानी कि उसे धोखा दिया गया था। वोजन भी वहाँ पर पहुँच चुका था क्योंकि वो सारे मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहता था और वैसे भी शानहेंग भी इस वक्त कोर्ट में था और वो इसी बारे में ठीक करने की कोशिश में लगा था। यानतिंग वोजन से आकर कहती है कि कहीं इस गलती की वजह से शानहेंग उसे जॉब से ना निकाल दे, पर वोजन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे जो हो पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। याओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बाइशिंग से बात करना चाहती थी कि क्यों वो प्रेस में सभी लोगों को झूठ बोल रही है। उसे बाइशिंग का पता मिल चुका था तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उससे मिलकर वो कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रही है, आप ही ने तो कहा था कि आप शूजन से बात नहीं करना चाहती, तो आप प्रेस में ये स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं, तो सारे इल्ज़ाम जुनहंग लॉ फर्म पे कैसे डाल सकती है। लेकिन उसका लॉयर दांगमेंग जो कोई और नहीं चांगसी का ही एक्स हस्बैंड है, वो उसे कहता है कि तुम जो कह रही हो क्या इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। लेकिन याओ के पास तो कोई प्रूफ था ही नहीं क्योंकि उसने कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि ये झूठ बोल रही हैं, आप प्लीज़ सबको लोगों को सच बता दें। लेकिन दांगमेंग उसे कहता है कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो इससे तुम अपने आप को और जुनहंग लॉ फर्म को ही खतरे में डाल लोगी और आखिरकार तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ पर शानहेंग आता है और उसे डिफेंड करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असिस्टेंट को ऐसा बोलने की भी, और इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जो नुकसान तुमने और तुम्हारी क्लाइंट ने किया है मेरा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा। मैं अपने नुकसान की एक एक भरपाई तुम लोगों से ज़रूर लूँगा, तो जाओ जाकर पहले अपनी पूरी तैयारी कर लो। बाइशिंग दामिंग से कहती है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, तुम जितना ज़्यादा शानहेंग से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा क्योंकि बाइशिंग जानती थी कि शानहेंग आटे में आने वाला नहीं है। लेकिन दामिंग उससे कहता है कि आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक और बैकअप प्लान मौजूद है। शानहेंग याओ को अपने साथ ले जाता है तो याओ उससे कहती है कि आप मुझे डांट सकते हैं, मैंने आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो शानहेंग उससे कहता है कि तुम्हें डांटने के बजाय मैं और कॉन्ट्रैक्ट और क्लाइंट्स लेकर आऊँ, इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। और वो उसे अपने साथ एक जगह पे लेकर जाता है ताकि वो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ करा सके। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपने क्लाइंट से ज़्यादा क्लोज मत जाना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या कुछ हो चुका है। इनफैक्ट वो तो उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि उसने शूजन से ब्राइब लेने की कोशिश करी थी क्योंकि सभी मीडिया में यही सब कुछ दिखाया जा रहा था। लेकिन याओ उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपको मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि याओ के पास कोई प्रूफ नहीं था
तो वो अपनी बात साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन शानैंग को उस पर भरोसा था कि वो ब्राइब नहीं ले सकती। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मीडिया में तो सब कुछ यही दिखाया जा रहा है और तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ वसूल कर लूँगा जो भी उनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। याया उसे पूछती है कि आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है। तब वो शानैंग से बताता है क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। ये सुनकर याया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बस वो यही चाहती थी कि जो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस शानैंग उस पर भरोसा करे, जो कि वो कर भी रहा था। घर पहुंचने के बाद याया ने शानैंग की मनपसंद खाना बनाया था, लेकिन जो भी कुछ हुआ था इस वजह से याया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शोजन की जो डेथ हुई है वो उसकी वजह से हुई है। अगर वो एक बार बाई शेमैंग को बात करवा देती तो शायद वो सुसाइड नहीं करता। नेक्स्ट टाइम शानैंग को देखते हैं जो अपने मोबाइल में कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो कि बार बार वो याया को कॉल करता है। वही याया जो अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रही थी, तब वो देखती है कि शोजन के भाई ने सारा इल्ज़ाम याया पर डाल दिया है। दरअसल दांगमिंग का ही ये सब कुछ किया धरा था। उसके भाई को उसने याया के खिलाफ इतना ज़्यादा भड़का दिया था कि उसी की वजह से तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया, क्योंकि उसी ने ही बाई शेमैंग से बात नहीं करवाई थी। सभी लोग सिर्फ याया के बारे में ही बहुत बुरा भला लिखे जा रहे थे। इनफैक्ट उसका नंबर भी पब्लिक कर दिया गया था, जिसमें से एक फ़ोन करके याया को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है। तभी वहाँ पर शानैंग पहुँच जाता है, कोई भी नंबर उठाने से मना कर देता है। याया उसे पूछती है कि मेरा नंबर इन लोगों को कैसे मिला, जिस पर शानैंग कहता है कि आज के टाइम पे कुछ भी प्राइवेट नहीं रखा जा सकता, किस थोड़े से भी सर्च करो सारी चीज़ें निकल ही आती हैं। और वो अपने साथ उसे क्लब लेकर आता है ताकि याया थोड़ा लाइट फील करे। वो उसे अल्कोहल ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन शानैंग मना कर देता है कि हमें कोई भी अल्कोहल नहीं पीनी, क्योंकि तुम ज़रा सा भी अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऊटपटांग हरकतें करती हो जो मैं दोबारा टॉलरेट नहीं कर सकता। उसके बाद वहीं पर शोजन का लॉयर आ जाता है, जो कि शोजन की सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। दरअसल शानैंग ने उसे यहाँ पर बुलाया था ताकि वो याया को सारी असलियत बता सके। वो उसे बताता है कि शोजन पहले से ही डिप्रेशन का शिकार था, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहता था। इसकी वजह उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी है जिस पर वो उसने शुरुआत से मेहनत करी थी। अगर वो कंपनी आज की डेट में सक्सेसफुल है तो वो सिर्फ उसकी ही मेहनत की बदौलत है। ये सुनकर याया कहती है, पर बाई शेमैंग ने तो मुझसे कहा था कि वो एक ऐसे विक्टिम है, उसी को ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा था। जिस पर शानैंग उसे कहता है, पर मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो वो बताती है कि वो आपके जाने के बाद उसने मेरे से कहा था। शोजन का लॉयर उसे बताता है कि तुम्हें जो कुछ भी बाई शेमैंग ने बताया था वो पूरी तरीके से सच नहीं था, अकेली वो भी जिम्मेदार थी अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। वो खुद पहले शोजन से जाकर जानबूझकर टकराई थी और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। शोजन को कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में वो नहीं आया था। जब बाई शेमैंग ने उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया तो वो तुरंत ही उसको रिलेशनशिप में आने को तैयार हो गया था। इनफैक्ट उसने उसे प्रपोज भी कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे थे। जो एंटरटेनमेंट कंपनी शोजन ने खोली थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसका जिम्मेदार ये नहीं है कि बाई शेमैंग ने उस पर कोई मेहनत करी थी। लेकिन बाद में जब बाई शेमैंग ने देखा कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है, तब उसका बर्ताव शोजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा बदल गया था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में आने लगा था और उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज वो फील करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसकी एक एंटरटेनमेंट कंपनी सक्सेसफुल हो गई, उसके इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, तभी उसने डिवोर्स के लिए साइन किया। ये सब कुछ बाई शेमैंग की सोची समझी साजिश थी। उसे सब कुछ प्लान करके सब कुछ किया था। तो इन सब में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है, तुम्हारे शोजन की डेथ से कोई भी नाता नहीं है। ये सब सच बताने के बाद वो उस लॉयर को जहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर याया को ये सब कुछ सच बताने के लिए लेकर आया था। उसके जाने के बाद याया उसे थैंक्स बोलती है कि आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे पता चल गया कि मेरी कितनी बड़ी गलती थी अपने क्लाइंट के इतना ज़्यादा क्लोज जाने की, और अब मुझे काफ़ी लाइट फील हो रहा है जब मुझे पता चल गया है कि शोजन की डेथ की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद शानैंग उसे कहता है कि तुम्हें इन सब ड्रिंक का पे करना होगा, जिस पर याया कहती है, वह मुझे तो लगा था कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए तो पे भी आप करेंगे। जिस पर शानैंग कहता है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, पर मैंने ये थोड़ी कहा था कि पेमेंट भी मैं ही करूँगा। इनफैक्ट वो तो उसे ड्राइविंग करने के लिए ही बोल देता है। अब याया क्योंकि अभी अभी उसने ड्राइविंग करनी सीखी थी और शानैंग की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस थी,
इस वजह से बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे वो कार चला रही थी। शानेंग उससे कहता है कि वो इंसान पैदल दौड़ रहा है, वो भी इतना हमसे आगे निकल गया, अब तुम बताओ कि तुम इतने ज़्यादा धीरे धीरे ड्राइव क्यों कर रही हो। जिस पर याया उसे कहती है कि आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी है कि अगर थोड़ा सा भी इस पर क्रैक आया है, खरोच लग गई, तो मैं उस नुकसान को अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और वो पूरे 2 घंटे बाद जाकर घर पहुँचते हैं, जबकि घर तक का रास्ता उनका सिर्फ 10 मिनट का ही था। नेक्स्ट डे याया जब ऑफिस पहुंचती है तब उसके लिए काफ़ी सारे पार्सल्स आए थे उसके नाम के। सब कहते हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, पर याया कहती है कि मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जब वो पार्सल को खोल कर देती है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा धमकी भरे सामान थे जो कि उन्हीं लोगों ने भेजे थे जो ये मानते थे कि शूजन की डेथ की जिम्मेदार वो है। इनफैक्ट उसमें से एक में चैंगजी के साथ फ़ोटो भी थी, जिसकी वजह से वो चैंगजी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत उसे कॉल करके जाकर पूछती है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, जिस पर चैंगजी कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन चैंगजी को ये पता था कि याया साइबर बुलिंग का शिकार हुई है, सभी लोग उसी को ही शूजन की डेथ का जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो जानती थी इससे याया और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन वो उससे कहती है कि अगर काम की वजह से तुम्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस फील हो तो तुम मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकती हो। उससे बात करने के बाद दांगमिंग का उसे कॉल आता है जो कि उसे वीडियो कॉल में बात करना चाहता था। दरअसल उसकी मदर की सर्जरी होने वाली थी और दांगमिंग की मदर को अभी तक ये नहीं पता था कि दांगमिंग और चैंगजी दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है। दरअसल वो चैंगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दांगमिंग उसे यहाँ आने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि उसकी मदर की सर्जरी होने वाली थी। लेकिन चैंगजी से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा बदतमीज़ कैसे हो सकते हो, तुम्हारी वजह से याया को साइबर बुलिंग होया जा रहा है और तुम इसके लिए कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदर की सर्जरी में आ जाऊँ। आखिरकार तुम इतने गए गुजरे भी कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम शानहेंग को वूजुन के साथ देखते हैं, जहाँ पर शानहेंग वूजुन से कहता है कि तुम एक स्टेटमेंट रिलीज़ करो कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मेरे जूनियर सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, वो ये सब कुछ सिर्फ याया को साइबर बुली करने से बचाना चाहता था। इनफैक्ट वो वूजुन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ बैशिंग मैंग से और उस दांगमिंग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है मैं उसका दुगना उनसे वसूल करूँगा। और वो तो उन पर केस करने के लिए भी तैयार था। वो उसकी दांगमिंग पर और बाशिंगमैंग पर सू करने वाला था, जिसमें वूजुन भी उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है क्योंकि वो भी जानता था कि दांगमिंग चैंगजी का एक्स हस्बैंड है और उसकी वजह से उसने कितना कुछ सफ़र किया है। वूजुन तुरंत ही दांगमिंग के पास पहुंच जाता है उसे बताने के लिए कि जो तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है उसकी वजह से जनहंग लॉ फर्म ने तुम पर सू किया है। वूजुन दांगमिंग की हर बात का जवाब उसी की भाषा में उसे दे रहा था। इनफैक्ट क्योंकि दांगमिंग अपने गंजेपन को छुपाने के लिए उसने हेयर पैचेस लगा रखा था, जिस पर जाते जाते वूजुन कहता है कि पैचेस तो कम से कम सेम कलर के लगा लिया करो। वही हम शानहेंग को देखते हैं जो अपने रिकॉर्ड रूम में अपनी कुछ चीज़ें देख रहा था। वो याद करता है जब पहले भी उसे इसी तरीके से धोखा दिया गया था जैसा आज याया को फील हो रहा है। उसे भी पहले साइबर बुली किया गया था। वहीं याया अपने घर में सो रही थी, लेकिन जैसे ही शानहेंग के आने की आवाज़ आती है तो वो तुरंत ही घबरा कर डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद कोई आदमी आ गया उस पर अटैक करने के लिए। ये चीज़ शानहेंग ने भी महसूस कर ली थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो याया को अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकर जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ये घर में रहेगी तो इसी बारे में सोचती रहेगी, क्योंकि वो अब याया के लिए फील जो करने लगा था। तभी एक आंटी से टकरा जाती है और वो उसे कहता है कि आप मुझे सेक्सुअली हरास कर रही हैं, जिस पर याया आकर उस आंटी को रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी कि ये लेडी लड़ने में एक्सपर्ट है और शानहेंग उससे लड़ नहीं सकता। और वही शानहेंग जब उसे लड़ते हुए देखता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि याया ठीक ही कह रही थी कि ये आंटी तो किसी को भी नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट वो याया के फेवरेट स्नैक्स भी ले लेता है। ये देखकर याया को अच्छा लगता है। जब बिलिंग करने की बारी आती है तब पीछे लड़कियाँ शानहेंग की तारीफ़ कर रही थी, लेकिन जब वो उसके साथ याया को देखती है तब वो याया के बारे में भला बुरा बोलने लग जाती है। ये देखकर शानहेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो याया को आगे कर देता है ताकि वो सामान को लेकर जा सके और याया को उनकी कोई बात सुनाई ना दे। शानहेंग याया को आज कुकिंग करने से मना कर देता है और वो उसके सारे स्नैक्स उसे दे दिया ताकि वो उसे खा सके और उसका मूड अच्छा हो सके। लेकिन जब वो स्नैक्स ही खा रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि बार बार उसे वही ख्याल आ रहा था कि उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। इनफैक्ट शूजुन ने भी सुसाइड कर लिया। अब ये चीज़ शानहेंग ने भी देख ली थी और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था याया के लिए। वो उससे कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो।
वो अंदर चला जाता है और उसके लिए रुमाल लेकर आता है, लेकिन वो चाहती थी कि वो पूरी तरीके से रोए। तब वो शानंग से कहती है कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा कहिए जिसकी वजह से मैं और रोऊं। तो वो उससे कहता है कि अभी जिस रुमाल से तुमने साफ़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब ये सुनकर तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपना कोई भी नुकसान नहीं कराना चाहती थी। जिस पर शानंग उसे कहता है कि तुम रोते हुए बहुत ही ज़्यादा अगली लगती हो। जिस पर वो कहती है कि आपको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि मैं बुरी लगती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद कह देता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये कहकर वो उसे रूम में भेज देता है ताकि वो अपने मन की सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल सके और कल वो अच्छे तरीके से तैयार होकर एक नई लड़ाई लड़ सके। नेक्स्ट जब ऑफिस जाती है तब उसे बायरू से पता चल जाता है कि शानंग ने सारे इल्ज़ाम खुद पर ले लिया है। इनफैक्ट वो बाइशिंग और डार्मिंग पर उसने केस भी फाइल कर दिया है, जो उनकी वजह से उसे नुकसान हुआ है उसके लिए। और वही सारे लोग जो कल तक याओ को भला बुरा बोल रहे थे, आज वो उससे माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि अब उन लोगों को भी सच पता चल चुका था। ये सब कुछ शानंग की वजह से हुआ था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके बॉस की कितनी केयर करते हैं। तभी शानंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही याओ जब शानंग को देखती है तब उसे कुछ फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो अंदर ऑफिस में चला जाता है और जाकर सिर्फ याओ के बारे में ही सोच रहा था कि उसे किस तरीके से उसका मूड लाइट किया जा सके, जहाँ पर वो सभी लोगों के ओपिनियन ले रहा होता है कि किस तरीके से उसका मूड ठीक किया जा सके। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि याओ उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो याओ को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसे बहुत सारे पेपर्स को श्रेड करने का काम दे देता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि इसमें तो पूरा एक दिन लग जाएगा। लेकिन शानंग तो कहता है फिर भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों ने इसी वजह से ज़्यादा वोट दिए थे कि अगर किसी का मूड ख़राब हो ऑफिस में तो ये काम दिया जा सकता है। उसके बाद उसने पूरे घर को भी गंदा कर दिया था ताकि याओ फिर से अपने इसी काम में लग सके और उससे अपना इन सब चीज़ों का दुख जो है वो उसे याद ही ना रहे। नेक्स्ट जब वो ऑफिस में जाती है तब उसके बॉस ने फिर से उसको श्रेड करने का ही काम दे दिया था, और अब की बार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है कि वो पूरा दिन भी लगा देती, तब भी इसमें पूरा टाइम लग जाता। जब वो शेड कर ही रही होती है तभी क्लीनर आती है उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि याओ ने पहले भी उसकी हेल्प की थी, तो वो भी उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है। और जब शानंग वहाँ पर आता है तो वो याओ को देख लेता है कि वो यहाँ पर शेड नहीं कर रही बल्कि वो अपने काम में लग गई है दोबारा से। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।